दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त विजय टाक, आप लोगों के लिए आज इस सेशन में कंप्लीट नदियों का सेशन है ये। और बहुत दिनों से काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें जो पेड कोर्स है उसके अलावा भी सर कुछ हमें फ्री कंटेंट के रूप में प्रोवाइड करवा दीजिए वगैरह। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और ये यूट्यूब चैनल आप की डिमांड पर मैंने आज ही स्टार्ट किया है। इस होली के अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना कि हम एक सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में करंट अफेयर्स भी है, जो कंप्लीट करंट अफेयर्स रहेगा प्यारे बच्चों, पर डे और मंथली, वो आपका इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होगा। इसके बाद आपको जो भी चीज़ यहाँ पर करवाई जाएगी, जो भी इस चैनल पर आपको मटेरियल करवाया जाएगा या कंटेंट जितना भी करवाया जाएगा, वो पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर पीपीटी के रूप में, आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि इसके नोट्स वगैरह कहाँ से मिले। नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपको पीपीटी या पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो अब बाकायदा आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस चीज़ों को समझना है, सुनना है, क्योंकि नदियों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस चैनल पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा स्टेट पीसीएस, और जैसे एचसीएस हो गया हरियाणा का, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान आरएएस हो गया, इन सभी स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इन चीज़ों के साथ चलेंगे। और अभी हाल ही में एक यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ की वैकेंसीज निकाली गई है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है प्यारे बच्चों। और वनडे एग्जामिनेशन के द्वारा डायरेक्ट आप कमिश्नरी की पोस्ट पर पहुंच सकते हो। डायरेक्ट एक पेपर देना है, उस पेपर के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आप यूपीएससी के कमीशन के रूप में सेलेक्ट हो सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करते चलेंगे, और इस चैनल पर के माध्यम से मैं आप लोगों तक कंटेंट को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज़रूर इस पर अच्छे से ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा। तो इसी सेशन के साथ आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ नदियों के बारे में। नदियों को पूरा डीपली पढ़ेंगे कि नदियों को कितने प्रकार का अपवाह तंत्र होता है, कैसे चलती हैं नदियाँ, कैसे इन अपवाह तंत्र के साथ कैसे बहती है, किन किन क्षेत्रों में ऐसा अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो डायरेक्ट वैसे वनडे एग्जामिनेशन के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है तो उनमें पूछ लिया जाता है कि कैसा अपवाह तंत्र है, किस तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तो ये नदियों की क्लास है, और कंप्लीट नदियाँ आपको करवाई जाएगी। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो एक ही क्लास के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि उसके साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको एज ए नोट्स के रूप में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि देखो, नदियों के बारे में जब भी दिमाग में आता है तो सबसे पहले नदियों की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। नदी कहते किसे हैं? सबसे मेन मुद्दा बात यह है कि नदी कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होती, डेफिनेशन नहीं पता। और जब तक हमें कोई चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता होती तब तक हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि बेस अगर नहीं है ना तो उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बेसिक के बिना कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं नदी की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नदी की जो डेफिनेशन होगी उसे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं नदी कहते किसे हैं। अगर मैं बात करूं नदी की, तो नदी कहते किसे हैं प्यारे बच्चों? नदी कहते हैं बहता हुआ प्राकृतिक जल। याद रखना, बहता हुआ प्राकृतिक जल। प्राकृतिक जल जो एक धारा में बहे, जो एक धारा में बहे। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ए नेचुरल वाटर फ्लोइंग इन ए करंट। याद रखना, ए नेचुरल वाटर, ए नेचुरल वाटर फ्लोइंग इन ए करंट। तो यहां से आपकी नदी की डेफिनेशन कवर होती है। प्यारे बच्चों, मैंने एक शब्द लिखा है धारा और एक लिखा है प्राकृतिक। देखो, जो सारा खेल है ना वो इन्हीं दो शब्दों का है। अगर नदी की डेफिनेशन की बात करें, इन दो ही शब्दों का खेल है। जैसे प्राकृतिक बोला है तो सीधी सी बात है नेचुरल वाटर होगा और एक धारा में बहेगा। अगर मैं बात करूं धारा और प्रवाह, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रवाह और धारा में डिफरेंस क्या होता है? धारा किसे कहेंगे? जिसकी कोई सीमा होगी प्यारे बच्चों। क्या होगी? जिसकी कोई सीमा होगी।
तो याद रखना, जिसके कोई लिमिटेशंस होती है और उसके साथ क्या हो, उसकी डायरेक्शन हो, क्या हो, दिशा हो, जिसकी दिशा और लिमिटेशंस होगी, सीमा होगी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहेगी, उसे क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। वहीं पर हम प्रवाह की अगर बात करें तो प्रवाह किसे कहते हैं, जिसके क्या हो, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई क्या ना हो, सीमा ना हो, और ना ही क्या हो, दिशा हो, तो वो क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा प्रवाह ड्रिफ्ट का, जैसे जिस साइड में हवा चलती है उसी हवा का अनुसरण करना, उसी हवा की दिशा में अनुसरण करके स्टार्ट हो जाता है बहना। वहीं पर धारा के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन रहती है और उसी डायरेक्शन के साथ सीमा भी रहती है, उसकी एक लिमिटेशन भी रहती है। उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जल बहता है, उसे क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी जो होती है, यार बच्चों, नदी जो होती है उसकी क्या डायरेक्शन होती है, तो बिल्कुल डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो धारा में बहेगी। तो धारा शब्द जो है रियलिटी में डिफाइन करता है एक लिमिटेशंस को, एक दिशा को। जिसकी एक दिशा होगी, जिसकी कोई सीमा होगी, वही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। और इसी बात पर देखते हैं, नदी की हमने डेफिनेशन देखी कि एक नेचुरल वाटर फॉलोइंग इन ए करंट, प्यारे बच्चों। तो यही क्या होता है, नदी की डेफिनेशन होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं नदियों के अंदर सहायक नदियों की, प्यारे बच्चों, क्या करूं, सहायक नदियों की। सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी उसे कहते हैं जो नदी, या फिर आप इससे बोल सकते हो कोई नदी अपना अंतिम छोर, अपना अंतिम छोर किसी दूसरी नदी में, अपना अंतिम छोर किसी दूसरी नदी में, दूसरी नदी में समाप्त करे। याद रखना, अपना अंतिम छोर किसी दूसरी नदी में समाप्त करे, वो क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, सहायक नदी। तो इसी के साथ हम देखते हैं नदियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नदियों के मामले में कि इनका अपवाह तंत्र कैसा है, भारत में इसको ड्रेजिंग सिस्टम जो है इसका कैसा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ड्रेजिंग सिस्टम भारत में कैसा है। ड्रेजिंग सिस्टम की अगर बात करें, ड्रेजिंग सिस्टम की भारत के अंदर अपवाह तंत्र की, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, अपवाह तंत्र की जब भी बात आती है कि जल अपवाह तंत्र किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदी, प्यारे बच्चों याद रखना, अपवाह तंत्र कहते किसे हैं, किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदी जो एक जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर बहती हो। सीधी सी बात है, पृथ्वी के धरातल पर कोई सहायक नदी या मुख्य नदी बहती हो, किसी क्षेत्र के जल को सागर अथवा झील में गिराती हो, उसे क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। सीधी सी बात है कि कोई भी सहायक नदी या फिर कोई भी मुख्य नदी जब किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर एरिया में बहती हो और अपना जल कहाँ गिराती हो, या तो किसी झील में गिराती हो और या क्या हो बच्चों, किसी सागर में गिराती हो, वो क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ड्रेजिंग सिस्टम कहलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं ड्रेजिंग सिस्टम के अंदर कि नदी व उसकी सहायक नदियों के जल को नदी बेसिन कहा जाता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी बेसिन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, कि नदी बेसिन का मतलब है किसी नदी या किसी सहायक नदी या किसी मुख्य नदी या किसी सहायक नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहा जाता है। और मैं बात करूं विश्व के सबसे बड़ी नदी बेसिन की, तो याद रखना प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन नदी। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन नदी का, ब्राजील के अंदर है ये अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वहीं इसके साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। प्यारे बच्चों, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी और इसी के साथ क्या है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। और इसके चारों ओर जो वन पाए जाते हैं प्यारे, जिन्हें क्या कहते हैं, सेलवास कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेलवास कहा जाता है। तो याद रखना, इसके चारों ओर के जो वन है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, सेलवास कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं ड्रेजिंग का पैटर्न भी होता है। प्यारे बच्चों, ये कितने प्रकार का होता है, इसके हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र की नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था को जल का अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ज्यामितीय रूप से जैसे आप वलयाकार हो गया, और आप त्रिभुजाकार बोल सकते हो, आयताकार बोल सकते हो। ऐसा जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो क्या होता है, ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, जल का अपवाह का प्रतिरूप होता है। और इसी प्रतिरूप के आधार पर हम देखेंगे भारत की जो नदियां हैं किन किन प्रतिरूपों में, किन किन क्षेत्रों में बहती है। हम देखते हैं कि जल अपवाह प्रतिरूप में चट्टानों की कठोरता, उनकी प्रतिरोधकता, चट्टानों की संरचना, अपक्षय, अपरदन, जलवायु, जल चक्कर और इसी के साथ
भूगर्भीय इतिहास आदि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता हो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप में। जैसे मान के चलो किसी क्षेत्र से कोई नदी निकल रही है और वो नदी क्या काम करी है, किसी क्षेत्र में अपरदन करी है, एरोजन्स करी है मिट्टी का, या फिर चट्टानों को काट रही है, वो क्या है, क्या इसका प्रतिरूप है, इस पैटर्न है, ड्रेजिंग का पैटर्न कहलाता है। तो इसी के आधार पर भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे कि भारत की नदियां हैं उनमें कैसा व्यवस्था रहती है। अगर यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भारत के अपवाह तंत्र के प्रतिरूपों की प्रकार की बात करें तो क्या होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार का होता है, सीधी सी बात है, एक तो अनुवांशिक या अध्यारोपित। प्यारे बच्चों क्या होता है, एक तो अनुवांशिक या अध्यारोपित, अनुवांशिक या अध्यारोपित या जल निकासी व्यवस्था। इसके अंदर क्या होता है कि जो मिट्टी वाला जो क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, जो भ्रंश घाटियों वाला क्षेत्र होता है, जहां पर क्या हो मिट्टी का एरोजन करे, या पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां बहती है एरोजन करके, वो क्या होती है, जल निकासी या अनुवांशिक या अध्यारोपित कहलाती है। जैसे मान के चलो किसी पठार का एरोजन कर रही हो, पर्वत का एरोजन कर रही हो उस क्षेत्र में, तो ऐसी कौन सी नदियां हैं, जैसे दामोदर नदी होगी प्यारे बच्चों, स्वर्णरेखा नदी होगी, चंबल नदी होगी, बनास होगी, नदियां होगी, रीवा का पठार को प्रभावित होती है। प्यारे बच्चों जैसे चंबल नदी है, विश्व में इसका क्षेत्र बीहड़ भूमि के रूप में जाना जाता है, विश्व में सबसे अधिक अपरदन करने वाली नदियों में से मानी जाती है, इसका क्षेत्र क्या कहता है, बीहड़ भूमि कहलाता है। तो जो एरोजन करती हो, ज्यादा अपरदन करती हो मिट्टी का, वो क्या कहलाता है, अध्यारोपित या अनुवांशिक या जल निकासी पैटर्न कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वृक्ष की आकृति या वृक्ष के स्वरूप के रूप में, जैसे क्या होता है कि वृक्ष की जैसे टहनियां होती है, उस रूप में जो नदियां बहती है, ये नदियां हमेशा आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी, टहनियों के रूप में जो नदियां बहती दिखाई देगी। जैसे कोई नदी बह रही है, फ्लो कर रही है, उसकी सहायक नदियां उसके साथ मिल रही है, ऐसे टहनियों के रूप में मिल रही हो, तो वो क्या होता है, वो जो प्रतिरूप पाया जाता है वो मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, गंगा और सिंधु नदी का जो पैटर्न है वो टहनियों के रूप में दिखाई देता है। वहीं पर जालीनुमा जो पैटर्न दिखाई देगा प्यारे बच्चों, जालिनुमा जो पैटर्न देगा वो आपको पर्वत के ऊपर दिखाई देगा, या पर्वत के क्षेत्र या पठार के क्षेत्र के ऊपर दिखाई देगा जालिनुमा पैटर्न। तो ऐसा आपको मिलेगा छोटा नागपुर पठारवाड़ क्षेत्र की जो नदियां हैं प्यारे बच्चों। अगला आता है कंटकीय। कंटकीय में क्या होगा कि नदियां एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएगी, क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिलेगी, वहां पर कंटकीय कहलाएगा। मुख्य नदी में कोई दूसरी नदी आके बिल्कुल सामने आके मिलती है, वो क्या कहलाता है, कंटकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको, सीधी सी बात है, नेपाल के क्षेत्र में कोसी नदी है ना, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, मार्ग चेंज करती है सबसे, इसी कारण उसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जो कोसी नदी है उसकी एक सहायक नदी बनती है अरुणा नेपाल के अंदर। जैसे तमूर, अरुणा और सुनकोशी, ये तीन नदियां भारत के अंदर आती है। 7 कोसी है प्यारे बच्चों, इसमें 3 भारत के अंदर आती है। अरुणा जो मिलती है वो कंटकीय रूप में मिलती है, बिल्कुल विपरीत दिशा में आके मिलती है। तो ये क्या है, नेपाल में कोसी सहायक नदी अरुणा जो है ये कंटकीय रूप में मिलती है। आयताकार क्षेत्र में जो पाई जाती है वो एक्चुअल में पर्वत के ऊपर या पर्वत का एरोजन करके, या फिर आपको बोल सकते हो डायरेक्ट रूप से विपरीत दिशा में आके मिलती है, वो कहलाती है आयताकार से। विंध्याचल पर्वत में मिलती है ये सारी नदियां, जैसे सोन नदी का क्षेत्र आ गया, ये सारी नदी किसमें आती है, इसमें ही आती है। अपकेंद्रीय का सीधी सी मतलब है प्यारे बच्चों, अपकेंद्रीय का मतलब है सेंट्रल पिटल, सीधी सी बात है, घुमावदार के रूप में आपको दिखाई देगी ये चीजें। तो ऐसे जो देखने को मिलेगी वो गिरनार पहाड़ी और असम की पहाड़ियों में मिलेगी। वलयाकार जो मिलेगी आपको चाप के आकार की, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु या पिथौरगढ़ की उत्तराखंड के क्षेत्र में मिलेगी। समांतर का मतलब होता है जैसे कोई पर्वत है, पर्वत के बिल्कुल, पर्वत से निकली और पर्वत के ही समांतर चलना शुरू कर दे। जैसे कोई पर्वत यहां से निकले, इसी के समांतर चलना शुरू कर दे। जैसे पश्चिमी घाट पर कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती, उसके समांतर चल गए पश्चिमी घाट के, तो वो समांतर पैटर्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो तो सूर्य हो गया, कुल्लू हो गया, सावित्री हो गया, जवारी हो गया, तालपोन हो गया, काली नदी हो गया, श्रावती हो गया कर्नाटक में, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, समांतर के। जैसे पेरियार नदी है केरला की, ये किसके एग्जाम्पल है, समांतर नदियों के एग्जाम्पल है। तो ये एक ड्रेजिंग सिस्टम का पैटर्न है भारत के अंदर। इतना डीप पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप वनडे एग्जामिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप एचसीएस वगैरह या फिर आप बोल सकते हो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के जब एग्जामिनेशन देते हो तो वहां पर आपसे पूछ लेता है, नदी का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछेगा किस क्षेत्र में पड़ती है, कैसा अपवाह दिखाई देता है, यहाँ पर कैसा अपवाह प्रतिरूप दिखाई देता है। तो ऐसे चर्चाएं की जा सकती है।
देखते हैं प्यारे बच्चों की नदियों की डेफिनेशन देखें, और नदियों की डेफिनेशन के बाद हमने प्रतिरूप देखा नदियों का। तो वहीं पर हम देखते हैं भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र है उसे कैसे डिवाइड किया गया है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र देखते हैं। उत्तर भारत में सबसे पहले देखेंगे कि बहने वाली नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो कैसा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, और यह क्या होती है, वर्षा वाहिनी होती है। वर्षा का जल लेकर आने वाली नदियां होती है, वर्षा पर डिपेंड ज्यादा नदियां हैं उत्तर मैदानी क्षेत्र का। जैसे आप लूनी पढ़ोगे, साबरमती पढ़ोगे, ये वर्षा पर डिपेंडेंट नदियां हैं। तो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र की जो नदियां हैं वो वर्षा वाहिनी कहलाती है। वहीं पर अगर मैं देखूं इसको और 3 भागों में डिवाइड किया इसको जल क्षेत्र को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु उपवाह तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे गंगा का अपवाह तंत्र, और गंगा के बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। वहीं पर अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र हमेशा छोटा होता है। वहीं पर इसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, मुख्य नदियां हैं। इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो भारत का अपवाह तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी मैदानी क्षेत्र का और दक्षिण मैदानी क्षेत्र का। अगर उत्तरी की बात करूं तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है और वर्षा वाहिनी है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी, गंगा नदी और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में। और दक्षिण भारत की अगर बात करूं तो दक्षिणी भारत का गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 3 भागों में डिवाइड इसे किया गया है। तो इसी के आधार पर हम नदियों में सबसे पहले उठाते हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, डायग्राम के साथ हम चीजों को पढ़ेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट, इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो प्यारे बच्चों सिंधु नदी जो है अपने आप में अपना महत्वपूर्ण अलग रखती है। ये इंटरनेशनल रिवर माना जाता है क्योंकि ये कई देशों से बहकर आती है। अगर मैं बात करूं इसके भारत के अंदर, तो भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप का क्या ये महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है प्यारे बच्चों। जो इसका उद्गम होता है, जो इसका उद्गम हो, जहां से ये ओरिजिनेट होती है, कौन, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो ओरिजिनेट होती है ना, वो कहां से होती है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये आपका है मानसरोवर लेक। प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, ये है मानसरोवर लेक। और इस मानसरोवर लेक पर यहाँ पर प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर प्यारे बच्चों ये नहीं है, ये आपकी है मानसरोवर लेक के पास राकसताल लेक है प्यारे बच्चों, क्या है, राकसताल, ठीक है। ये है आपकी मानसरोवर लेक। और इस मानसरोवर लेक से, ये मानसरोवर लेक है, और इस मानसरोवर लेक से जिस नदी का ओरिजिन होता है वो है आपकी इंडस नदी। क्या है प्यारे बच्चों, इंडस नदी या सिंधु नदी। और इस ग्लेशियर का नाम है प्यारे बच्चों बोखरचू ग्लेशियर। याद रखना, बोखरचू ग्लेशियर का नाम है जहां से सिंधु नदी का ओरिजिन होता है तिब्बत में। और अगर मैं बात करूं बोखरचू ग्लेशियर के बाद जो सिंधु नदी है प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं तिब्बत में, सिंह बखान। क्या कहा जाता है, सिंह बखान कहा जाता है। तो याद रखना सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है, सिंह बखान है, शेर के मुख वाली। तो तिब्बत में से क्या कहते हैं, शेर के मुख वाली। तो सिंधु नदी को शेर के मुख वाली नदी भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का जो अक्षांशीय विस्तार दिखाई देता है प्यारे बच्चों कितना है, 31 डिग्री अक्षांश 50 मिनट। जो प्यारे बच्चों 31 डिग्री अक्षांश 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। वहीं पर 81 डिग्री 41 मिनट जो प्यारे बच्चों पूर्वी देशांतर के बीच में इसका क्या मिलता है, अक्षांशीय क्षेत्र मिलता है। और ये कैलाश पर्वत के 6714 मीटर की ऊंचाई से इसका ओरिजिन होता है। तो याद रखना 6714 मीटर की ऊंचाई से निकल कर आती है नदी और उत्तर की ओर बहती है। और मैं इसकी बात करूं तो सिंधु का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है प्यारे बच्चों, कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1,165,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर भारत में कितना है इसका, 3,21,284 वर्ग किलोमीटर सेंटीमीटर है, सॉरी किलोमीटर में है प्यारे बच्चों इसका। और यह नदी जो है लद्दाख के दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। देखो कैसे, यहां से ये निकली नदी और यहां पर ये लद्दाख के क्षेत्र में जहां प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, जहां पर ये प्रवेश करती है इस क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है, दमचोक। क्या है नाम है, दमचोक। तो याद रखना दमचोक नामक स्थान पर ये क्या करती है, प्रवेश करती है लद्दाख के अंदर। तो याद रखना ये दमचोक नामक स्थान है ना, यहाँ पर लद्दाख में प्रवेश करती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सिंधु नदी का जो है इंटर जो है कहाँ से करती है, सिंधु नदी का प्रवेश किस क्षेत्र से है, तो लद्दाख से। लद्दाख के दमचोक नामक स्थान पर इसका क्या है, प्रवेश है प्यारे बच्चों। वहीं पर अगर मैं बात करूं ये भारत के पीओके के क्षेत्र में ये चिल्लास नामक स्थान से क्या करती है, बाहर एग्जिट करती है।
है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये एग्जिट कहां से करती है, तो याद रखना ये एग्जिट करती है चिल्लास नामक स्थान से। ये बात सारी जो सिंधु की हो रही है, सिंधु जो है मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, सिंह बखान कहा जाता है। वहीं पर आप देखोगे ये दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है भारत के अंदर। एग्जिट कहां करती है, चिल्लास नामक स्थान पर। भारत के अंदर इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, 3,21,284 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बहती है। अगर मैं बात करूं इसका सिंधु नदी की लंबाई की, तो 2880 किलोमीटर इसकी क्या है प्यारे बच्चों, टोटल इसकी लंबाई जो है लेंथ है वो 8880 किलोमीटर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में कितना क्षेत्र बहती है, 709 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। तो याद रखना 709 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 709 किलोमीटर। और दमचोक और चिल्लास दोनों याद रखना यही अंतिम रूप से अरब सागर में गिरती है। तो सीधी सी बात है ये प्यारे बच्चों अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है और ये अरब सागर में गिरेगी। आप यहाँ से देखोगे ये सिंधु नदी आपकी आ रही है प्यारे बच्चों। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी से श्योक होगी, गिलगित होगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अपन। और ये क्या है, लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से बहती है प्यारे बच्चों। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये कौन सी है, जास्कर है। यहाँ पर जो आपकी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे बोलते हैं लद्दाख प्यारे बच्चों। ये लद्दाख है, ये जास्कर, इन दोनों के बीच में बहती है ये जो आपकी नदी चल रही है प्यारे बच्चों। ये जो नदी है ये आपकी है सिंधु नदी। तो याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी जो है भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है, तो याद रखना सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख दोनों के बीच से बहती है और जास्कर को काटती है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो जरूर बताओ प्यारे बच्चों। यहाँ से 100% क्वेश्चन रहने वाला है। इस स्लाइड से आपके पास 100% क्वेश्चन रहेगा। बोखरचू ग्लेशियर दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट करती है, भारत में 709 किलोमीटर क्षेत्र में अपवाह करती है। जैसे ही प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जो है इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, 709 किलोमीटर। वहीं पर इसका अक्षांश विस्तार देखोगे 31 डिग्री अक्षांश, पूर्वी अक्षांश। वहीं पर देशांतर क्या होगा, 81 डिग्री पूर्वी देशांतर और 31 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में क्या इसका अपवाह क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6714 मीटर की ऊंचाई कैलाश पर्वत से निकल कर आती है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां दाएं तट से और बाएं तट से प्यारे बच्चों लेफ्ट और राइट साइड से मिलने वाली नदियां क्या है, इसमें डिवाइड किया गया है मैंने इसको कि बाएं और दाएं तट से। देखो प्यारे बच्चों नदियों को कैसे पहचाना जाएगा, ये बाएं तट से है या दाएं तट से है, इसके बारे में देखते हैं कि बाएं और दाएं तट कैसे पहचाना जाएगा। होगा क्या एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे मान के चलो कि ये नदी का फ्लो हो रहा है, जैसे मान के चलो ये क्या हो रही है, नदी फ्लो हो रही है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो यहां से अपन ऐसे मानते हैं, यहां से बोखरचू ग्लेशियर है, मानसरोवर झील है। इसको ऐसे देखो कि जैसे ये भारत का क्षेत्र है, तो यहां से मानसरोवर झील से या बोखरचू ग्लेशियर सिंधु नदी आ रही है। सिंधु नदी का आप देखो ये अपवाह क्षेत्र है इसे। तो आप देखोगे जो सिंधु नदी है, जिस सिंधु नदी का जो जल बह रहा है वो कैसे बह रहा है, इस क्षेत्र में ऐसे बह रहा है। जिस दिशा में जल की दिशा, जिस दिशा में जल का मुख हो, सीधी सी बात है, जिस दिशा में नदी का मुख हो, नदी का मुख हो उस दिशा में अपना मुख करके वो देखना राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये ऊपर वाली जो होगी ना, ऊपर वाली होगी वो कौन सी होगी, राइट होगी। वहीं पर जो नीचे से आकर मिलेगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। या फिर आप यहां से देखोगे तो सारी कौन सी होगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो होगी और ऊपर से राइट होगी। तो इन चीजों को ऐसे पढ़ते हैं कि बाएं तट से जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी प्यारे बच्चों, कौन सी है, झेलम। झेलम के बाद देखते हैं चेनाब प्यारे बच्चों, चेनाब के बाद आती है रावी, और रावी के बाद आती है आपकी व्यास, और व्यास के बाद आती है सतलुज। तो आप देखो ये बाएं तट से आने वाली सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास और सतलुज प्यारे बच्चों। देखो इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कहां पर झेलम है, कहां पर रावी है। आप देखोगे इसके अंदर जो ये जो झेलम है ना प्यारे बच्चों, कौन सी, ये रही आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है इसका ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, वीरांगना झरना।
वीरांगना झरना से इसका ओरिजिन होता है। तो याद रखना इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वीरांगना झरना से होता है। और झेलम नदी जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी के लिए कौन सी है, वुल्लर है। और वुल्लर से ये क्रॉस करती है, तो याद रखना वुल्लर से क्या ये गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों कि जो क्या ऐसी कौन सी नदी है जो वुल्लर झील से गुजरती है। तो याद रखना झेलम नदी। झेलम और चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज प्यारे बच्चों, ये सारी आपको दिखाई दे रही है। ये आपकी झेलम है, ये आपकी चेनाब है, ये आपकी रावी है। और ये पाकिस्तान में इनका पानी जो है मिठनकोट नामक स्थान पर क्या हो जाता है, एक ही दिशा में बहना शुरू हो जाता है। मिठनकोट में क्या होता है, एक ही दिशा में बहना इनका क्या होता है, पानी शुरू हो जाता है। इनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं एक एक नदी को उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी के तंत्र की, झेलम तंत्र या झेलम नदी का जो अपवाह तंत्र है उसकी बात करेंगे। तो अगर झेलम नदी के अपवाह तंत्र की बात करें ना, आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों झेलम नदी, और यही झेलम नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका जो उद्गम होगा वो कहाँ से होगा, वीरांगना झरना या वीरांगना झील से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अंदर वीरांगना झरना या वीरांगना झील से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। और मैं बताऊं इसके बारे में, यह नदी के किनारे पर कौन सा है, श्रीनगर से होकर गुजरती है, बारामूला से होकर बहती है। तो याद रखना श्रीनगर जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, वो किस नदी के किनारे पर सिटी है, तो याद रखना श्रीनगर जो किसके, झेलम नदी के। वहीं पर अगर बात करूं, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर। तो वुल्लर झील से ये प्रवेश करती है। एक चीज और याद रखना प्यारे बच्चों, वुल्लर झील अपने आप में क्या एक विवर्तनिकी झील है। विवर्तनिकी झील का उदाहरण है, विवर्तनिकी लेक का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ लेक पर भी। विवर्तनिकी झील एक्चुअल में विवर्तनिकी झील जहां पर नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी ना, वहां पर जो झील होगी वो क्या होंगी, विवर्तनिकी या टेक्टोनिक लेक्स होंगी। भारत के अंदर इसका उदाहरण बताऊं तो भारत के अंदर जो है इसका उदाहरण है वुल्लर और डल झील, दोनों कैसे उदाहरण है, विवर्तनिकी झील के। तो विवर्तनिकी झील से होकर बहती है कौन सी, वुल्लर झील से होकर झेलम नदी। इसी कारण क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि नदियों का पानी फ्रेश वाटर होता है, प्राकृतिक जल होता है। इसी कारण क्या है, वुल्लर झील का पानी जो सबसे अच्छा या सबसे फ्रेश वाटर है, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। इसे मीठे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी। याद रखना भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। वहीं इस झेलम का जो पुराना नाम क्या है, वितास्ता है, ये भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वितास्ता क्या है, झेलम का पुराना नाम है। यह नदी झंग के स्थान पर चेनाब नदी में मिलती है, तो याद रखना। अब ये भी जरूरी है प्यारे बच्चों, आपको बताऊं मैं कि चेनाब नदी जो है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि ये चेनाब में जहां मिल रही है, ये देखो ये चेनाब में मिल रही है, ये ध्यान रखना ये बात आप, ये चेनाब में मिल रही है तो झंग नामक स्थान पर मिल रही है। याद रखना झंग नामक स्थान पर क्या है, ये पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है। और उसके बाद क्या होगा, यह नदी ऊपर उरी डैम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झेलम नदी पर कौन सा डैम है, तो याद रखना झेलम नदी पर उरी बांध है, उरी बांध। तो याद रखना उरी वाटर परियोजना, उरी विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है, झेलम पर। तो उरी डैम किस नदी पर आता है, झेलम नदी पर। इस नदी पर बुलबुल बांध परियोजना भी चलती है, ये भी याद रखना है। कौन सा बांध परियोजना है, बुलबुल बांध भी परियोजना चलती है। और अगर बात करें, इस झेलम को पाकिस्तान में नीलम के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, तो इसे पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, नीलम के नाम से भी। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी नदी है जिसे नीलम के नाम से भी जाना जाता है, तो पाकिस्तान में झेलम नदी को किस नाम से जानते हैं, नीलम के नाम से भी जानते हैं। झंग नामक स्थान पर चेनाब में ये मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना झेलम चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नीलम के नाम से भी जानते हैं। ये आपका झेलम नदी है प्यारे बच्चों, ये इसका परिवाह तंत्र है या अपवाह तंत्र बोल सकते, क्या है ये, अपवाह तंत्र है। किसका, झेलम का अपवाह तंत्र। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आगे चलूं, अगली स्लाइड पर देखते हैं कि आगे क्या मिलता है अपने को। अगली जो नदी आएगी आपकी वो क्या है, वो है आपकी चेनाब। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना चेनाब है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बहुत बार कि हम देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलुज। बड़ी कौन सी है, चेनाब। बड़ी का मतलब होता है जिसका क्षेत्र बड़ा हो,
जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, जो ज्यादा जल लेकर आए, वो क्या कहलाती है? वो बड़ी नदी कहलाती है। अगर चेनाब की बात करूं मैं, तो चेनाब नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? वो तो है हिमाचल प्रदेश के बारालांचा दर्रा से। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के बारालांचा जो दर्रा है ना, उससे इसका क्या होता है? उद्गम होता है। एक्चुअल में इसका जो उद्गम होता है दो नदियों के संगम के कारण होता है। दो नदियां निकलती है जिसका नाम है चंद्र और बागा। इसकी शुरुआती तौर पर दो शाखाएं होती है, चंद्र और बागा। जब ये दोनों नदियां तुंडी नामक स्थान पर मिलती है, तब ये जगह क्या कहलाती है? चेनाब कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने इसको ऐसे भी दिखाया आपको। ये आती है चंद्र और ये है आपकी बागा। इस नदी का नाम है बागा और ये आपकी है चंद्र। तो याद रखना, चंद्र और बागा जब ये दोनों नदियां आके एक जगह मिलती है, इस स्थान का नाम है तुंडी। तुंडी नामक स्थान है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में तुंडी नामक स्थान है जहां पर क्या ये नदियां आकर मिलती है। तो इसके बाद ये क्या कहलाती है? चेनाब कहलाती है। देखो चंद्र और बागा जो है ये दो शाखाएं हैं, ये तुंडी नामक स्थान पर क्या है? मिलती है। इसके बाद ये क्या कहलाती है? चेनाब कहलाती है। तो याद रखना ये बात है। और अगर बात करें, चेनाब नदी जो है किश्तवाड़ नामक स्थान से बहते हुए पाकिस्तान के रियासी नामक स्थान पर प्रवेश करते हैं। तो ये बात याद रखना, चेनाब नदी पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? रियासी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। वहीं पर इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अस्कानी है। इसका प्राचीन नाम अस्किनी जो है इसका प्राचीन नाम है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, बांगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना, प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, इन पर परियोजनाओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और आपसे क्या पूछा जाएगा? बगलिहार परियोजना। प्यारे बच्चों ये सारी कहां पर है? ये चेनाब नदी पर आती है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य की परियोजना है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर की। दुलहस्ती, बगलिहार, ये सलाल परियोजना किसकी है? ये जम्मू कश्मीर की। तो ये प्यारे बच्चों हमने देखा कि सिंधु नदी की झेलम और चेनाब नदी के बारे में हमने पढ़ा, और चेनाब की ही सहायक नदी कौन सी है? झेलम है। और एक्चुअल में इनडायरेक्ट वे वो नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की है। और अगर हम देखते हैं कि अगली जो नदी आती है वो है आपकी रावी नदी। रावी नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रावी नदी जो है, रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास रोहतांग दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों आपसे ओरिजिन्स पूछे जाएंगे, ओरिजिनेट जहां से होती है वो पूछे जाते हैं। ओरिजिनेट कहां से होती है? रोहतांग दर्रा से होती है रावी नदी। उसके बाद अगर देखें तो यह नदी गुरदासपुर अमृतसर के बीच में पाकिस्तान में से सीमा बनाती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, गुरदासपुर और अमृतसर जो है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो बीच में और उनके और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है कौन सी? रावी नदी। तो रावी नदी याद रखना इनके बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है। और यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। याद रखना ये बात है। सराय सिंधु कहाँ है प्यारे बच्चों? उसको मैप में एक बार देखते हैं कि सराय सिंधु कहाँ पर आएगा। तो जहां पर ये रावी मिल रही है ना, ये आपका कहलाता है सराय सिंधु। सराय सिंधु। तो याद रखना सराय सिंधु जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? जहां पर चेनावी और चेनावी और रावी नदी जो मिलती है वो क्या कहलाता है आपका? जहां पर रावी और चेनाब नदी मिलती है वो क्या कहलाता है? सराय सिंधु कहलाता है। और अगर मैं बात करूं, लाहौर पाकिस्तान इस नदी के किनारे पर है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाहौर जो है पाकिस्तान के जो कैपिटल है, जो है कहाँ पर है वो याद रखना। लाहौर जो है पाकिस्तान में कहाँ पर है? तो इस नदी किनारे पर है। किसके? रावी नदी के। इस नदी पर रणजीत सागर बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रणजीत सागर बांध किस पर है? तो याद रखना रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है। ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि रणजीत सागर बांध के ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा यहाँ पर। और जो प्रोजेक्ट पंजाब में चलाया जाएगा वो कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है। यही वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो पंजाब सरकार के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। किस नदी पर? रावी नदी पर। प्यारे बच्चों इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में सिंचाई विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है रावी नदी पर है। रणजीत सागर बांध किस पर है? रावी नदी पर है। यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में सीमा बनाती है। तो ये किसके बीच में? पहले तो पाकिस्तान पंजाब के बीच में देखा था, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में भी सीमा बनाती है, और पाकिस्तान और पंजाब के बीच में भी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो रावी नदी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट नदी जो आएगी रावी के बाद हम देखते हैं व्यास या विपाशा नदी भी कहा जाता है। व्यास नदी का जो उद्गम है वो कहां से है? हिमाचल प्रदेश से है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से।
ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं, और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल एग्जामिनेशन में। आप देखोगे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को हटाने के पीछे क्या काम है, कंपटीशन को कम कैसे किया जाए, तो ऐसे ही किया जाता है कि थोड़ा सा डीपली पूछ लिया जाता है, कंसेप्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती है। तो मैंने बताया कि आपको इस जो क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या होगा, आपको नदियों के साथ साथ मैं आपको नेशनल पार्क भी बताऊंगा कौन सी नदी किनारे पर है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते चलेंगे, ताकि आपके पास कोई और क्वेश्चन की अपेक्षा ही ना कर सके। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से नदी का ओरिजिन होता है, और इस नदी के किनारे पर प्यारे बच्चों कहाँ क्या है, कुल्लू और मनाली जो टूरिस्ट के लिए, जो पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं सिटी है, वो कौन सी, कुल्लू और मनाली किस नदी किनारे पर है, व्यास नदी के किनारे पर। वहीं पर पंजाब के कपूरथला और अमृतसर में बहते हुए हरि के स्थान पर सतलुज के अंदर ये मिलती है। सतलुज नदी में कहाँ मिलती है, हरि के बिराज या हरि के नामक स्थान पर। देखते हैं कैसे मिलती है। तो जब हम बात करते हैं इसकी सतलुज नदी पर, तो ये है आपकी सतलुज, और ये सतलुज नदी है, और ये आपकी आ रही है प्यारे बच्चों ब्यास नदी, ये आपकी आ रही है क्या है, ब्यास नदी, और ये यहाँ पर क्या है, हरि का बिराज। याद रखना ये क्या है, हरि का बैराज, हरि के बैराज नामक स्थान पर क्या है, ये ब्यास नदी सतलुज के अंदर मिलती है। तो हरि के बैराज में क्या है, ये नदी मिलती है। तो याद रखना ये बात है, हरि के बैराज में क्या है, ये मिलती है किसमें, सतलुज नदी में। और सतलुज सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है, लंबी सहायक नदी है किसकी, ये है लंबी सहायक नदी है जो किसकी है, ये है सिंधु की। तो याद रखना सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सतलुज। इस नदी पर पोंग, पंडोहा, लारजी बांध है। तो पोंग, पंडोहा, लारजी बांध किस पर है, व्यास नदी पर है। इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा या अर्गी, इसका क्या है, प्राचीन नाम है। ये आपका जो प्यारे बच्चों याद रखना पंडोहा बांध है, कौन सा है, पंडोहा बांध है, और ये सबसे बड़ा बांध है। याद रखना व्यास नदी का सबसे बड़ा बांध है। तो सबसे बड़ा जो है डैम है वो कौन सा है, पंडोहा। पंडोहा जो है सबसे बड़ा डैम है, किस नदी पर है, तो याद रखना व्यास नदी पर सबसे बड़ा डैम है कौन सा, पंडोहा। ये चीज याद रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, इसके बाद जो व्यास नदी के बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सतलुज नदी। सतलुज और आपको चेनाब दो सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं सतलुज नदी की, कि सतलुज नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, ये प्यारे बच्चों आपकी सतलुज नदी का ओरिजिन हो रहा है वो है मानसरोवर लेक। मान सरोवर लेक प्यारे बच्चों, ये मानसरोवर लेक है, सॉरी प्यारे बच्चों मानसरोवर नहीं, राक्षस्थल लेक होगा, क्या होगा, राक्षस्थल, राकस्थल, क्योंकि मानसरोवर तो हमने पढ़ा था सिंधु नदी का। तो राकस्थल लेक है, ये मानसरोवर झील के पास ही है जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और ये भारत में हिमाचल प्रदेश के अंदर दो दर्रे हैं, एक दर्रा है जहाँ से बोलते हैं सीप किला दर्रा। तो याद रखना सीप किला दर्रा जो है यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, और ये भारत में प्रवेश करते हुए, और ये जो प्यारे बच्चों सिंधु की सबसे सबसे लंबी सहायक नदी बनती है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी बनती है। इसके बारे में देखते हैं, तिब्बत के राक्स्ता लेक से इसका ओरिजिन होता है, और तिब्बत में इस नदी को लांगे चेन खम्बाब, याद रखना ये क्या है, खम्बाब, लांगे चेन खबाब के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बताया कि सिंह बखान के नाम से जानता है सिंधु नदी को, लांगे चेन खबाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना ये जाना जाता है सतलुज नदी को। वहीं पर इस यह नदी भारत में सीपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में सीपकिला दर्रा से क्या करती है, ये प्रवेश करती है। और इस नदी पर भाखड़ा बांध परियोजना स्थित है। तो याद रखना भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये है सतलुज नदी पर। तो याद रखना भाखड़ा बांध परियोजना जो सबसे बड़ी बांध परियोजना किस पर है, सतलुज नदी पर। यह रोपड़ में पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में मिठनकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो नदी है यहाँ मिल रही है, ये कौन सा स्थान है, मिठनकोट। मिठनकोट ये पाकिस्तान का स्थान है जहां पर ये नदी मिलती है। और माना जाता है कि इन 500 नदियों का पानी जो है एक दिशा में बहना शुरू कर देता है, कहां पर, मिठनकोट में। और उसके बाद अगर हम देखें कि 500 नदियों का पानी एक दिशा में बहना शुरू कर देता है, और इसका प्राचीन नाम है स्तुद्री। याद रखना इसका प्राचीन नाम क्या है, स्तुद्री। और ये अंतिम रूप से कहाँ गिरती है, अरब सागर में। किसके सहयोग से, ये सिंधु नदी के सहयोग से कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो याद रखना ये आपकी प्यारे बच्चों थी सतलुज नदी। अब ये हमने पढ़ी थी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, अब देखते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज।
कि इसके जो दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं उसके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों, कि दाएं तट से मिलने वाली नदियां मैंने बताई नहीं प्यारे बच्चों आपको, कि दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं ना, उस पर आप लोग अगर ज्यादा फोकस ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियों के। देखो राइट हैंड साइड से मिलने वाला सबसे पहले आती है शोक, शोक के बाद आती है गिलगित, गिलगित के बाद आती है हुजरा, हुजरा के बाद आती है काबुली, काबुली के बाद आती है कुरम, और कुरम के बाद आती है गोमल। देखो शोक कहाँ पर है, ये आपकी शोक है, ये देखो राइट ट्रिब्यूटरी से मिल रही है ना शोक, शोक के बाद आती है नुब्रा, ये भी नुब्रा भी इसकी सहायक नदी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना ये श्योक की सहायक नदी है। वहीं पर आती है आपकी गिलगित, देख रहे हो ना प्यारे बच्चों गिलगित, गिलगित आप उसके बाद आप देखोगे, गिलगित के बाद देखोगे काबुली प्यारे बच्चों, ये पाकिस्तान में मिलती है, ये कुरम है प्यारे बच्चों, कुरम जो है वो भी पाकिस्तान में मिलती है। तो ये आप देख रहे हो कुरम, काबुली, गोमल, हुजरा, ये प्यारे बच्चों कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। गिलगित और श्योक मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत के अंदर, आपसे पूछा जाएगा राइट हैंड साइड से मिलने वाली सहायक नदियां, गिलगित जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, तो याद रखना सियाचिन ग्लेशियर से इस नदी का ओरिजिन होता है, किसका, गिलगित का। तो प्यारे बच्चों ये था आपका सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। वहीं पर एक मैं ट्रीटी बताता हूँ 1960 में क्या हुआ, कि याद रखना 1960 में क्या हुआ, कि 1960 में एक समझौता हुआ, सिंधु जल संधि समझौता। तो याद रखना सिंधु समझौते के नाम से इसे समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि ये बोला गया कि सिंधु नदी का, सिंधु नदी है उसका जो पानी है जो है 80% वो कौन यूज करेगा, 80% तो करेगा पाकिस्तान पिए के, और वहीं पर 20% कौन यूज करेगा, वो करेगा इंडिया। तो याद रखना ये बात। वहीं पर अगर मैं बताऊं कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी जो है इसका जो है 80% तो पानी कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा, और वहीं पर 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपकी थी सिंधु नदी। अगर आपको किसी भी सेशन में यहाँ पर आपको डाउट लगता है कोई नदी में तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, और सेशन को ज़्यादा शेयर करना प्यारे बच्चों। तो मैं यहीं पर आपकी सिंधु नदी को समाप्त करता हूँ। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे कि मैदानी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कि गंगा नदी ओरिजिनेट कैसे होती है, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।